स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप में। साथियों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके पूछा जाता है, तो आप जानते हैं कि जीके ही वो सेक्शन है जो आपका सिलेक्शन तय करता है। और इसी तैयारी को फौलादी बनाने के लिए आज से साथी हम शुरू कर रहे हैं जीके महाकुंभ 2026 के। एक क्लास साथी 10th यानी 10वीं क्लास है और एक वीडियो में 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है साथी, तो ये इसका टारगेट है साथी जीके महाकुंभ में 5000 प्लस PYQ को क्या करना है, हमें कराने का उद्देश्य है। तो साथी पूरा वीडियो जरूर देखना साथी। खास बात ये है, पिछले सालों में बार बार पूछे गए प्रश्नों को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए साथी आज हम शुरू करते हैं इस क्लास को। चलिए साथी शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर की गई थी, बताइएगा साथी। हिल्टन यंग आयोग या हंटर आयोग या साइमन आयोग या राष्ट्रीय योजना समिति, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है साथी, चलिए साथी हम इसको डीप में एनालाइज करते हैं। अब साथी हम देखेंगे इसे रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। इसकी सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ कोलकाता में हुई थी। बाद में 1937 में मुख्यालय मुंबई ट्रांसफर हुआ था। ठीक है साथी, तो ये बात याद रखना। चलिए साथी आगे चलते हैं। अब हम साथी देखेंगे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह या अमिताभ सेन या रघुराम राजन, अभिजीत बनर्जी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार ने इन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया। अब साथी आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन सा संगठन करता है। नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब डीप में देखते हैं। पहले यह कार्य केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता था, लेकिन सरकार ने CSO NSSO को मिलाकर अब NSO का गठन कर दिया है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित, जिनेवा, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में या पेरिस में, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन DC। IMF और विश्व बैंक दोनों की स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी, इसीलिए इन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अब देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, बताइएगा साथी। कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व देना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर और गरीब का सह अस्तित्व या घरेलू और विदेशी व्यापार का मिश्रण, बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखेंगे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां सरकार और उद्योगपति दोनों मिलकर देश के विकास में काम करते हैं। गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। प्रथम योजना, द्वितीय योजना या पांचवी योजना या सातवीं योजना, बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर होगा पांचवी योजना। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। यह नारा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, प्रधानमंत्री उसमें कौन थी, इंदिरा गांधी थी, 1970 के दशक में दिया गया था। पांचवी योजना 1974 से 1978 केवल 4 साल ही चली थी, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने इसे समय से पहले बंद किया था। अब देखेंगे किसे भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। आयकर, कॉर्पोरेटिव टैक्स, GST या उपहार कर, बताइएगा इस तो क्या है, ऑप्शन सी। GST भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। यह एक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है, जिनसे कई पुराने अप्रत्यक्ष करों जैसे वेल्थ, एक्साइज ड्यूटी को खत्म करता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 2014, 2015, 2016, 2018 में, बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाता है। इसका लोगो कोड़ों से बना हुआ शेर है।
अब हम साथ ही देखेंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945, 1991, 1995 या 2000 में? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें GATT जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रॉफिस एंड ट्रेड का स्थान लिया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है साथी। अब हम देखेंगे भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बताइएगा साथी। ऑप्शन ए या बी या सी या डी, दिल्ली स्टॉक या कलकत्ता स्टॉक्स या मुंबई स्टॉक्स या नेशनल स्टॉक्स? बताइएगा साथी। 10 नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। यह न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके मुख्य सूचांक को सेंसेक्स कहा जाता है। मुद्रास्फीति का आम बोलचाल में क्या अर्थ होता है? वस्तुओं की कीमत में गिरावट आना, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होना, लगातार कीमतों में वृद्धि होना, महंगाई बढ़ाना या विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। मुद्रास्फीति के दौरान बाजार में वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और मुद्रा का क्रय शक्ति यानी पैसे के मूल्य क्या होते हैं? वैल्यू कम हो जाती हैं। ठीक है साथी। अब हम साथी देखेंगे श्वेत क्रांति का संबंध भारत के किस उद्योग से? चावल उत्पादन से, दूध उत्पादन से, नमक उत्पादन से, कपास उत्पादन से? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध उत्पादन से। भारत में इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। इस क्रांति को गति देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जिनसे भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास सूचांक की अवधारणा किसने विकसित की थी? बताइएगा। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1990 में आमतय सेना के सहयोग से HDI तैयार किया था। इसे प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब हम देखेंगे 1 रुपये के नोट और सभी सिक्के भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। उससे बड़े सभी नोटों पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है साथी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? MS स्वामीनाथन ने या नॉर्मन बोरलॉग ने या विलियम डॉग या वर्गीज कुरियन? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया था, लेकिन वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में इसके जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन हैं। इस क्रांति का सबसे ज़्यादा असर गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा था। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? SBI को, PNB को, RBI को या नाबार्ड को? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह आम जनता के खाते नहीं खोलता, बल्कि देश के अन्य व्यावसायिक बैंकों को लोन देता है और उनके नियमों को नियंत्रित करता है। अब देखेंगे बुल और बियर शब्दावली का संबंध किससे? विदेशी व्यापार, शेयर बाजार से या बैंकिंग प्रणाली से या वास्तविक विनिमय से? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा शेयर बाजार से। क्या होगा? शेयर बाजार से। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे बुल और ट्रेडर को कहते हैं जो बाजार में तेजी दाम बढ़ाने की उम्मीद करता है, और बियर को कहते हैं जो बाजार की मंदी गिराने में काम करता है। ठीक है, उम्मीद करता है। अब हम साथी देखेंगे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1947 या 1950 में, 1951 में, 1956 में? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। तो कब हुई थी? 1951 में हुई थी। यह योजना 1951 से 1956 तक चली थी। यह हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अब हम साथी देखें कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारत का सर्वोच्च वित्तीय संस्थान कौन सा है? RBI, SBI या नाबार्ड या CBD? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड।
इसका पूरा नाम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश में पर की गई थी। अब हम साथी देखेंगे बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जहां केवल निर्यात होता हो, जहां केवल आयात होता हो, जहां निर्यात और आयात दोनों बंद हो, जहां केवल सरकारी नियंत्रण हो। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था का दुनिया के अन्य देशों के साथ कोई आर्थिक या व्यापारिक संबंध नहीं होता। वर्तमान वैश्विक युग में पूर्ण रूप से बंद अर्थव्यवस्था को मिलना लगभग असंभव है। अब देखेंगे 21 नंबर को, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। स्कॉटलैंड के दार्शनिक एडम स्मिथ ने इसकी 1776 में आई प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन ने आधुनिक अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक नींव रखी थी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। तो किसमें है? कृषि क्षेत्र में। यह वह स्थिति है जहां किसी काम की ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं। यदि कुछ लोगों को उस काम से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय गांवों की खेती में यह आम बात है। भारत में विमुद्रीकरण नोटबंदी की ऐतिहासिक घटना कब हुई थी? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2019 में? अगर आपको इसका आंसर पता है तो जरूर बताइएगा। क्या होगा? 2016 में। पीएम नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के पुराने नोटों को आधी रात से अमान्य करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य काले धन और जली नोटों पर लगाम लगाना था। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं नीति आयोग में NITI का पूर्ण रूप क्या है? हमें आप इसको बताना है। तो बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है साथी, अब चलते हैं आगे। योजना आयोग को खत्म करके 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब हम देखेंगे लॉरेंज वर्क द्वारा अर्थव्यवस्था के किस घटक को मापा जाता है? बेरोजगारी की दर या मुद्रास्फीति की दर या आय की असमानता या कर राजस्व? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है साथी, अब चलते हैं देखते हैं यह वक्र किसी भी देश के लोगों के बीच आय धन के क्या होता है वितरण की असमानता को ग्राफ के माध्यम से दिखाता है। इसी से गिनी गुणांक भी निकाला जाता है। अब देखेंगे कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या उड़ीसा का? अगर आप लोग इसको ना बता पाएँ तो बेकार है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए कहाँ का होगा? ऑप्शन सी यानी आंध्र प्रदेश का होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव के नाम पर पड़ा है। इसमें पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर नृत्य करने की एक अनूठी परंपरा है। साथी, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, असम का या मेघालय का या त्रिपुरा का? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो बताइएगा जरूर। कहाँ का है ये साथी? ये है असम का। कहाँ का है? असम का। असम में साल में 3 बार बिहू त्यौहार मनाया जाता है। बोहोग बिहू बैसाख यानी अप्रैल में, कंगाली बिहू कार्तिक और अक्टूबर, और भोगोली बिहू माघ यानी जनवरी में। यह फसल के कटाई और नए साल के आगमन से जुड़ा है। ठीक है साथी, अब हम देखेंगे कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से या आंध्र प्रदेश से? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरल। ठीक है साथी, अब हम आगे देखते हैं। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 2 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली में चेहरे के हाव भाव और भारी मुकुट का महत्व होता है, जबकि मोहिनी अट्टम मुख्य रूप से भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से प्रेरित एक एकल पुरुष नृत्य महिला नृत्य है। अब हम देखेंगे
भारतनाट्यम भारत के किस राज्य का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरल का या कर्नाटक का? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यह भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति मंदिरों और देव दासियों द्वारा की गई थी। इसे साधिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या महाराष्ट्र का? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। यह नृत्य संगीत, संवाद और अनूठी वेशभूषा का एक शानदार मिश्रण है, जो मुख्य रूप से तटीय कर्नाटक के जिलों में रात के समय प्रदर्शित किया जाता है। इसकी कहानियां रामायण और महाभारत पर आधारित होती हैं। मधुबनी लोक चित्रकला शैली भारत के किस राज्य से प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश या बिहार से या पश्चिम बंगाल से या मध्य प्रदेश से? तो कहाँ से होगी? ये होगी पश्चिम बंगाल से। कहाँ से होगी? पश्चिम बंगाल से। क्या सही है? नहीं, ये नहीं सही। कहाँ पर होगी? बिहार में होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार होगा। क्या होगा? बिहार है। ठीक है साथी। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। इसमें पारंपरिक रूप से उंगलियों, माचिस की तीलियों या प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी, नील पौधों के रस का उपयोग करके द्वारों और कपड़ों पर सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है। अब देखेंगे हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है, बांसुरी से है, सरोद से है या शहनाई से है? अगर पता हो तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांसुरी से। अब देखेंगे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखेंगे साथी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादक के लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई, सितार, संतूर या सरोद? बताइएगा साथी 33 नंबर क्वेश्चन को। तो क्या बजाते थे? शहनाई ही बजाते थे। अब देखेंगे इन्होंने शहनाई को शादियों के मंडप से निकलकर शास्त्रीय संगीत के मंच तक पहुंचाया। इन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अब देखेंगे पंडित रविशंकर का संबंध किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? सरोद, सितार, तबला या बीड़ा? बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। पंडित रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी देश में लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता कलाकार थे। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे साथी लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का या मध्य प्रदेश का? बताइएगा साथी। तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह 9 गज लंबा साड़ी नौवारी पहनकर महिलाओं द्वारा ढोलक की थाप पर किया जाने वाला एक अत्यंत ऊर्जावान और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है साथी। अब देखेंगे हम कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। यह राजस्थान की कालबेलिया सपेरा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इनमें नृत्यांगनाएं काले रंग के घंघरे पहनकर सांप की तरह लचीली और तेज गति से थिरकती हैं। ठीक है साथी। अब देखेंगे ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक और फसल कटाई का त्यौहार है? तमिलनाडु का, कर्नाटक का, केरल का या तेलंगाना का? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? केरल होगा। यह त्यौहार राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान केरल के प्रसिद्ध सांप नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। पोंगल किस राज्य का एक प्रसिद्ध फसल कटाई त्यौहार है? आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का या उड़ीसा का? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु का। यह 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है जो सूर्य देव को समर्पित होता है। इसी त्यौहार के हिस्से के रूप में तमिलनाडु के प्रसिद्ध पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू बैलों को वश में करने का खेल का आयोजन होता है। अब देखेंगे साथी हार्नबिल त्यौहार प्रतिवर्ष भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, नागालैंड में या मिजोरम में या मेघालय में? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड में।
इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। यह नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति और कला को प्रदर्शित करने के लिए हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है? भगवान शिव के, या कृष्ण भगवान के, या भगवान राम, या भगवान विष्णु? बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भगवान कृष्ण। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। देखेंगे यह उड़ीसा के पुरी शहर में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विशाल रथों को भक्तों द्वारा खींचा जाता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखेंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। अब देखेंगे यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित 5 मंदिरों का एक समूह है जो सफ़ेद संगमरमर पर अपनी बेहद बारीकी और अद्भुत नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण चालुक्य शासकों के मंत्रियों द्वारा कराया गया था। अब देखेंगे खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? चोल वंश, चंदेल वंश, गुप्त राजवंश या मौर्य राजवंश? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? चंदेल राजवंश। ये मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इन्हें 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और अपनी नगर शैली की वास्तुकला के लिए जानी जाते हैं। अब देखेंगे अजमत अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से, शहनाई से, तबला से या बांसुरी से? अगर आपको पता है तो जरूर बताइए किससे है? सरोद से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। सरोद अजमत अली खान भारत के शीर्ष सरोद वादकों में से एक हैं। इनके बेटों अमान अली और अयान अली भी प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। अब देखेंगे गरबा और डंडिया किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा है। इसमें राइट आंसर क्या है? इसको बताइएगा। तो क्या है ये? गुजरात। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। गरबा मुख्य रूप से नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान मां दुर्गा की आराधना के लिए किया जाता है। हाल ही में गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी जगह मिली है। अब देखेंगे गीदा और भांगड़ा किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्य हैं? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान के? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पंजाब। क्या होगा? पंजाब होगा। अब देखेंगे भांगड़ा मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा और गीदा पंजाब का महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक बेहद लोकप्रिय लोक नृत्य है जो बैसाखी और शादियों के अवसर पर किया जाता है। सतरिया भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी, असम या मेघालय या त्रिपुरा का? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा 46 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? असम ही होगा। ठीक है, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे इसे वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत में 8वीं शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान संत श्री मंत शंकर देव ने आसम के मठों में की थी। अब देखेंगे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भारतवर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब में? बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। अब देखेंगे यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला माना जाता है जहां भारत और दुनिया भर के कलाकार अपनी हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिए। बताइएगा साथी। अब देखेंगे साथी लोसांग त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? बताइएगा साथी। 48 नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। अब देखेंगे यह सिक्किम के भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्यौहार है जिसे फसल कटाई के उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। अंजलि इला मेनन का संबंध किस क्षेत्र से है? शास्त्रीय नृत्य से, दृश्य कला या चित्रकला, शास्त्रीय संगीत से या पत्रकारिता से? बताइएगा साथी। अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब हम साथी देखेंगे अंजलि इल मेनन
भारत की एक बेहद प्रसिद्ध समकालीन महिला चित्रकार हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम साथी देखेंगे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, जिसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है, या आंध्र प्रदेश है, या तमिलनाडु है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी उड़ीसा। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। यह एक विशाल रथ के आकार में बना हुआ है। इसमें पत्थर के पहिए और घोड़े खुदे हैं। साथ ही ये थे टॉप के 50 क्वेश्चन। क्या थे? ये टॉप के 50 क्वेश्चन थे। अब हम 51 नंबर क्वेश्चन से इसको हम करना शुरू करेंगे। बीच में साथी अगर आपको इन प्रश्नों का लेवल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही हमारा लक्ष्य है इन 5000 प्रश्नों के जरिए आपकी सरकारी नौकरी का सपना सच करना। चलिए साथी हम आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 14, 15, 17 या 18? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। अब देखेंगे यह समानता के अधिकार के अंतर्गत एक अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अब देखेंगे सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, या बृहस्पति है? इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। क्या है? शुक्र है। शुक्र के वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस होने के कारण यह ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, जिससे यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। अब हम साथी देखेंगे भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को, या मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, या उपराष्ट्रपति को? अगर आपको इसको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान और देश का प्रथम नागरिक होता है। कंप्यूटर का मुख्य दिमाग किसे कहा जाता है? रैम को, रोम को, CPU को, मदर बोर्ड को? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा CPU। क्या होगा? CPU होगा। यह कंप्यूटर के सभी निर्देशों, गणनाओं और डेटा नियंत्रित करने का मुख्य केंद्र होता है। विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? बेरीबेरा, स्क्यू, या रतौंधी, या रिटिकेश? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी रतौंधी। इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है। गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां मुख्य क्या हैं? स्रोत हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को, 29 अगस्त को, या 5 सितंबर को, या 11 जुलाई को? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त को। यह दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसके भार में आकार परिवर्तन होता है, घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित होता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? हमें इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घटता है। जंग लगना एक रासायनिक क्रिया ऑक्सीकरण है। लोहा ऑक्सीजन और नमी के कारण क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिससे भार बढ़ जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यमुना, या पद्मा, या मेघना, या सोंगपो? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जब गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना आपस में मिलती हैं तो उनको संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ठीक है साथी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, द हेग में, या वियना में? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द हेग। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य न्यायिक अंग है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कंप्यूटर में PDF का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइएगा इसका राइट आंसर हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इसका आविष्कार एडोब कंपनी द्वारा किया गया था, ताकि फाइलों को किसी भी डिवाइस पर आसानी से देखा जा सके। अब देखेंगे साथी मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? बताइएगा साथी। रक्तचाप को नियंत्रित करना, भोजन को पाचन में मदद करना, इस रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, हीमोग्लोबिन बढ़ाना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? 61 नंबर क्वेश्चन को हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा।
या अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? बताइए। ज्योतिराव फुले, B.R. अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इन्होंने महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार और दलित और महिलाओं के अधिकारों के लिए इसकी स्थापना की थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ध्वनि की तीव्रता मापने की मुख्य इकाई क्या है? बताइएगा सर। अगर आपको पता है हर्ट्ज, डेसिबल या पास्कल या वाट्स तो आप जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। अब देखेंगे समान बातचीत की ध्वनि लगभग 30 से 40 dB होती है, जबकि 85 dB से अधिक की ध्वनि मानव कानों के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। अब हम देखेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या विक्रमादित्य को? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? समुद्रगुप्त को। अब देखेंगे इतिहासकार B.A. इस्मत ने समुद्रगुप्त की महान विजयों और सैन्य कुशलताओं के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा था। यह गुप्त वंश का प्रतापी राजा था। अब देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 5 जून को या 11 जुलाई को या 16 सितंबर को? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 5 जून। अब चलते हैं आगे और देखते हैं 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान इसकी नींव रखी गई थी और पहला पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। अब देखेंगे इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। किसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? हमें इसको बताना है। किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है और इसमें आनुवांशिक पदार्थ सुरक्षित रहता है। अब देखेंगे गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन थे? कबीरदास, कालिदास, जयदेव या तुलसीदास? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा जयदेव। जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के कवि थे। इस पुस्तक में भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से या थर्मामीटर से या मीटर से? बताइएगा साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, बैरोमीटर। इसके आविष्कारक टोरिसेली थे। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक गिरना तूफान आने का सूचकांक होता है। अब साथी हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? बताइएगा इसका राइट आंसर होगा 1 बार। अब देखेंगे प्रस्तावना में केवल 1 बार 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा बदलाव किया गया था, जिसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। अब देखेंगे मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ से होता है? गुर्दा से, यकृत से, प्लीहा से या फेफड़े से? बताइएगा साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी यकृत से। लीवर हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जिसे बाद में गुर्दा यानी किडनी छानकर मूत्र के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है। अब देखेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, गैनिमिया, चंद्रमा या फोबोस? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध ग्रह से भी बड़ा है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी को? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। अब हम साथी इसको डीप में देखेंगे। इन्होंने 1882 में स्थानीय बोर्डों की स्थापना करके भारत में पंचायती राज और नगर पालिकाओं की नींव मजबूत की थी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में IP एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? इसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। या इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़े हर उपकरण जैसे कंप्यूटर, मोबाइल का एक अनूठा डिजिटल पहचान नंबर होता है। अब हम देखेंगे साथी रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी रक्त कणिकाएं जरूरी होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या प्लेटेक्स या प्लाज्मा? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेज्मा। क्या होगा? प्लेटेल्स।
या चोट लगने पर रक्त का भाव रोकने के लिए जाल बनाने का काम करती है। डेंगू बुखार में इनकी संख्या क्या होती है? तेजी से गिरती है। अब देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, एक सींग गैंडा वाला, या बंगाल टाइगर, या जंगली हाथी के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सींग गैंडा वाला। अब देखेंगे यह असम राज्य में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अब देखेंगे किसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। 1976 में आधुनिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया गया। अब साथ ही हम 77 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, या गंगा, या सिंधु? अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी गंगा। इसकी कुल लंबाई 2525 मीटर है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर, जिसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, या भाग 4? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भाग 3। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे भारत का मैगा कार्टा कहा जाता है। अब देखेंगे साथी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0, या 5.6, या 7, या 14? बताइएगा साथी, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पीएच मान 7 होने का मतलब कि पानी उदासीन यानी नेचुरल है, ना अम्लीय और ना क्षारीय। अब साथी देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 को वापस लाने का मुख्य कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, या गांधी जी का अस्पृश्यता, या गोलमेज सम्मेलन? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चौरी चौरा कांड। अब साथी देखेंगे जनवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे आहत होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया था। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका का पावर हाउस, या आत्महत्या की थैली, या कोशिका का द्वारपाल? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है साथी, आत्महत्या की थैली। इसमें तीव्र पाचक एंजाइम होते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह थैली फट जाती है और अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देती है। अब देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के, या अकबर और इब्राहिम लोदी के, हुमायूं और शेरशाह के, या मराठा और अहमद शाह सब्दाली? बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास आप लोग जरूर करिए। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। ये गलत हो गया साथी, ये इब्राहिम लोदी और बाबर। इसे युद्ध के दरबार की जीत हुई थी। इस युद्ध में बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी युद्ध के दौरान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। अब देखेंगे साथी मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कर्निया पर, या आइरिस पर, या रेटिना पर, या पुतली पर? मानव की आंख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमें इसको बताना है। तो बताइएगा साथी कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, जिसमें मस्तिष्क सीधा करके अनुभव करता है। अब देखेंगे साथी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में, या लंदन में? हमें इसको क्या करना है? बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीसी होगा। अब देखेंगे इसकी स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को विकास कार्यों के लिए क्या है? लोन देना। अब देखेंगे कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप नाम क्या है? हमें इसको बताना है, यानी रैम की क्या बताना है? फुल फॉर्म बतानी है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। यह कंप्यूटर की प्राथमिक और अस्थायी मेमोरी है, जिसमें कंप्यूटर बंद होते ही सारा डाटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, या बुध, या वरुण? बताइएगा साथी 86 नंबर क्वेश्चन को। तो क्या है? ये बुध है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। विटामिन सी का सबसे
समृद्ध और बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत क्या है? दूध है, संतरा है, आंवला है या सेब है? बताइएगा साथी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आंवला। अब देखेंगे इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्क्वी रोग होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? बताइएगा। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है, लेकिन अध्यक्षता हमेशा अध्यक्ष ही करता है। अब देखेंगे मनुष्य के हृदय में कुल कितने चैम्बर यानी कोष्ठक होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब हम देखेंगे मानव हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को या महात्मा गांधी को, राजा राममोहन राय को या बाल गंगाधर तिलक को? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अब देखेंगे इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और भारत से सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अब देखेंगे साथी भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, D2O या H2O2 या CO2? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास जरूर करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है साथी। चलिए साथी हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति से धीमी करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? भारत को, थाईलैंड को, लाओस को या जापान को? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा साथी। क्या होगा? थाईलैंड होगा। क्या होगा? थाईलैंड होगा। अब देखेंगे थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पवित्र और राजकीय समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? जल प्रदूषण, वनों की कटाई, मृदा अपरदन या वन्यजीव शिकार के लिए? बताइएगा साथी 94 नंबर क्वेश्चन को। तो ये है वनों की कटाई के लिए। आप देखेंगे 1970 के दशक में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने नेतृत्व में ग्रामीणों ने पेड़ों को चिपक कर उन्हें कटने से बचाया था। अब हम देखेंगे साथी नीली क्रांति का संबंध किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से है? दूध से, मत्स्य से, तिलहन से या जूट से? बताइएगा साथी। 95 नंबर क्वेश्चन को बताने का प्रयास करिए। मत्स्य उत्पादन से। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह क्रांति शुरू हुई थी। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। अब देखेंगे साथी कंप्यूटर में WW का आविष्कार किसने किया था? हमें इसको बताना है। तो किसने किया था? ऑप्शन बी। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। WW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है जिसने इंटरनेट की दुनिया का चेहरा बदल दिया। अब देखेंगे विद्युत बल्ब में फिलामेंट तुंत किस धातु का बना होता है? नई क्रेम का या तांबा का या टंगस्टन का या लोहा का? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है साथी? ये बेंगलुरु में है। अगर आप लोग जानते हो तो जरूर बताइएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अब हम साथी देखेंगे ओजोन परत हमारी त्वचा की रक्षा सूर्य के किन किरणों से करती है? किससे करती है? हमें बताना है। तो किससे करती है? पराबैंगनी किरणों से करती है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। यदि ये किरणें सीधे पृथ्वी पर आ जाएं तो त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ सकती हैं। अब साथी 1000 नंबर क्वेश्चन पर यानी 100वां क्वेश्चन है। हमने इस सीरीज का 1000 क्वेश्चन पूर्ण करा दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह ऐतिहासिक नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताना है। ठीक है साथी। इसका राइट आंसर किसमें आपको बताना है? कमेंट में जरूर बताना है। किसमें बताना है? कमेंट में आप लोग जरूर बताना है। अब हम साथी आपको मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद साथी।